प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में अध्याय उपनिवेशवाद और देहात, इसके कुछ हमने जो है आपको एनसीईआरटी के प्रश्न भेजे थे। ये लघुत्तरीय टाइप प्रश्नों में आते हैं बोर्ड परीक्षा में। आज इनको वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। सवाल है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? जो भी ग्रामीण बंगाल के इलाके थे उसमें जोतदार एक ताकतवर हस्ती थी। भाई क्यों थी वो? या 18वीं शताब्दी के अंत में जोतदारों की क्या स्थिति थी, इस विषय में बताऊंगा आपको। 18वीं शताब्दी तक बंगाल, विशेषकर उत्तरी बंगाल में धनी जमींदारों का, धनाढ्य जमींदारों का उदय भी हो चुका था। भाई इन जोतदारों के पास 2500 एकड़ भूमि होती थी। इसका स्थानीय व्यापार तथा साहूकारों के कारोबार पर नियंत्रण था। जमीन का एक बड़ा भाग बटाईदारों द्वारा जोता जाता था, जो उपज का आधा भाग जोतदारों को देते थे। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। जमींदार शहरी क्षेत्रों में रहते थे, इसके विपरीत जो जोतदार थे वो गांव में रहते थे तथा निर्धन ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान तथा गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती क्षेत्रों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था तथा कुछ अन्य स्थानों पर वे गौंटीदार अथवा मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था। दूसरा प्रश्न है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? अथवा ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अगर आप एक जमींदार होते तो अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते? अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जमींदार लोग कई प्रकार के हथकंडे प्रयोग करते थे। भाई पहला है फर्जी बिक्री द्वारा। पहला हथकंडा था उनका फर्जी बिक्री द्वारा। जब राजस्व जमा न कराने पर जमींदारों को कंपनी द्वारा नीलाम किया जाता था तो जमींदार के एजेंट ऊंची बोली लगाकर संपत्ति खरीद लेते तथा खरीद राशि अदा न करने पर उसकी दोबारा बोली लगाई जाती थी। फिर जमींदार के एजेंट ही बोली लगाते तथा खरीद राशि अदा नहीं करते। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती थी और लास्ट में क्या होता था, वह संपदा नीची कीमत पर पूर्व जो पहला जमींदार था उसको ही दे दी या बेच दी जाती थी। दूसरा, संपत्ति स्त्रियों के नाम करना। जो जमींदार लोग थे वो स्त्रियों के नाम संपत्ति कर देते थे। कंपनी ने यह नियम बनाया था कि स्त्रियों के नाम की संपत्ति को उनसे छीना नहीं जाएगा। इसलिए वर्धमान के राजा ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी मां को दे दिया था। तीसरा हथकंडा था वह इनका बाहरी व्यक्ति को अधिकार न करने देना। यदि कभी कोई व्यक्ति बाहरी जमींदारी को खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लाठियाल उसको मार पीट कर भगा देते थे और उसे जमींदारी पर अधिकार नहीं करने देते थे। और चौथा था रैयत का लगाव। रैयत भी पूर्व जमींदार को अपना अन्नदाता मानती थी तथा स्वयं को उसकी प्रजा। वे बाहरी व्यक्ति का प्रतिरोध करते थे और जमींदारी की नीलामी को अपना अपमान महसूस करते थे। तो ये इस तरीके के हथकंडे थे जिन कारण से जो है जमींदार जो है अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखते थे। अब एक प्रश्न के बारे में और करेंगे। पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया दर्शाई?
पहाड़िया लोग विशेषकर कंपनी के व्यक्तियों को अधिक शंका की दृष्टि से देखते थे, अतः वे उनसे बात करने से बचते थे। एक अंग्रेज चिकित्सक तथा अधिकारी राजमहल की पहाड़ी पर गया। वहाँ उसने स्थानीय निवासियों के व्यवहार को अपने प्रति शत्रुतापूर्ण पाया। पहाड़ियाँ बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ कृषक एक स्थान पर बसकर अपनी कृषि यानी खेती करते थे। पहाड़ियाँ व्यक्तियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव अथवा अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया करते थे। इसके साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का एक माध्यम भी था, इनका हमला करना। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ अलग से घूस देते थे, एक तरीके से रिश्वत देते थे। अब देखते हैं संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया भाई। क्या कारण था जो संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, विरोध किया उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को अस्थायी कृषि के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिन ए कोह के नाम से भूमि दी थी भाई। संथाल जनजाति ने जिस भूमि को कृषि योग्य बनाया उस पर कृषि करना आरंभ कर दिया, परंतु उस पर ब्रिटिश सरकार भारी टैक्स लगा रही थी। बाहरी व्यक्ति अथवा साहूकार, जिसे संथाल दीकू कहा करते थे, संथालों को अत्यधिक ऊंची दर पर कर्ज दिया करते थे। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में अपनी जमीन से हाथ भी वो धो बैठते थे अगर कर्जा नहीं देते थे वो। संथाल लोग 1850 के दशक तक यह महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, वहीं जमींदारी, साहूकार तथा औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। इस प्रकार सन 1855 से 56 में सीधी तथा कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने अपना जबरदस्त विद्रोह कर दिया। तो ये इस तरीके से कुछ प्रश्न थे भाई। कुछ प्रश्न अभी एक दो और रह गए हैं जिनको आप जो मैंने कल भेजा था वहाँ से तैयार करेंगे। बाकी प्रश्न जो आज बताएं आपको वीडियो के माध्यम से वो यहाँ से तैयार करेंगे। और आपकी विद्यालय में ऑफलाइन क्लास भी चल चुकी हैं 19 तारीख से, सभी को पता है। तो सभी बच्चे अपने माता पिता की अनुमति यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर यथाशीघ्र विद्यालय में आना प्रारंभ करें ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।